बनाया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहेली एंड बूझो won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a huge variety of cloth material, they got confused. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. He also had woolen mufflers and shawls. There were many silk sarees as well. Paheli and Bujo felt very excited. They touched and felt these different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and a cotton sari. तो बच्चों, यहाँ हमें पहेली और बूझो की एक कहानी बताई गई है। यहाँ लिखा है कि उन दोनों को स्कूल की साइंस क्विज कंपटीशन में इनाम के तौर पर कुछ पैसे मिले थे। उन्होंने सोचा कि वे इन पैसों से अपने मम्मी और पापा के लिए कुछ कपड़े खरीदेंगे। इसी विचार में वे चले गए कपड़ों की दुकान पर। जब वे वहां पहुंचे तो वहां विभिन्न प्रकार के कपड़े थे और काफी ज्यादा अलग अलग रंगों में थे। उस वैरायटी को देखकर वे उलझन में पड़ गए। यहाँ फिगर 3.1 में उस दुकान का फोटो दिखाया गया है। उस दुकान में कपड़ों की विभिन्नता देखकर पहेली और बूझो उलझन में पड़ गए कि अब हम क्या खरीदें। तब दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कपड़ों के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि सिंथेटिक, वुलन, कॉटन वगैरह। अंत में पहेली और बूझो ने एक ऊन का मफलर लिया और एक सिल्क की या फिर एक कॉटन की साड़ी ली। After their visit to the cloth shop, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surroundings. They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kinds of fabrics. Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric. They tried to identify these fabrics as cotton, wool or synthetic. Can you also identify some fabrics? उस कपड़ों की दुकान से घर लौटने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ किया। यदि बच्चों आप भी अपने आसपास देखें तो आपको पता चलेगा कि बेडशीट्स यानी कि गद्दे पर बिछाई जाने वाली चादर, आपके ब्लैंकेट्स, आपकी ओढ़ने वाली चादरें, आपके कंबल, पर्दे, मेजपोश, आपका तौलिया, फिर झाड़न यानी कि डस्टर, यह सारी वस्तुएं अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बनी हुई होती है। यहाँ तक कि आपके अपने स्कूल बैग्स, आपके स्कूल के बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। पहेली और बूझो ने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट यानी कि कृत्रिम के रूप में की। तो बच्चों यह सारे कपड़ों के प्रकार कौन से हैं? तो वे हैं कॉटन, वुलन, सिल्क और सिंथेटिक। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? 3.1 Variety in Fabrics. Activity 1. Visit a nearby tailoring shop. Collect cuttings of fabrics left over after stitching. Feel and touch each piece of fabric. Now, try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. Do you wonder what these different fabrics are made of? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now, look at it closely. What do you notice? तो दोस्तों, इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या करना है? हमें हमारे आसपास के किसी दर्जी की दुकान पर जाना है और वहाँ कपड़ों के जो बचे हुए टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों को तराशना है। आप दर्जी की या फिर टेलर की सहायता लेकर इन सारे कपड़ों के टुकड़ों को अलग अलग हिस्सों में बांट दीजिए, जैसे कि कॉटन यानी कि सूती, सिल्क, वुल और सिंथेटिक, इन चारों हिस्सों में आप उनको बांट दीजिए। क्या आपको पता है कि यह सारे अलग अलग प्रकार के कपड़े किन चीजों से बनते हैं? जब आप किसी भी कपड़े को ऊपर से देखते हैं तब आपको वो एक सिंगल पीस समान दिखाई देता है, लेकिन अगर आप उसे ध्यान से देखें, जैसे कि यहाँ पर फिगर 3.2 में दिखाया गया है, तो आपको दिखेगा कि वह कुछ दो चीजों को मिलाकर बनाई गई है। तो आइए अब आगे देखते हैं कि कपड़ा बनता कैसे है। Activity 2. Select a piece of cotton fabric you labeled in Activity 1. Now, try to find a loose thread or yarn at one of the edges and pull it out. If no loose yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle. We find that a fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarns made of? तो बच्चों, Activity 2 के लिए आप किसी कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और उस टुकड़े में यदि कोई खुला हुआ धागा है, कोई रेशा है, तो उसे आप खींच लीजिए। अगर कोई भी खुले धागे नहीं है उस कपड़े में, तो एक सुई की सहायता से एक धागा निकाल लीजिए और उस धागे को खींचिए, जैसे कि 3.3 में दिखाया गया है। आपको उसमें से कुछ धागे निकलते हुए मिलेंगे। तो बच्चों, हमें यह तो समझ गया कि कपड़ा बनता है धागों को मिलाकर, लेकिन यह धागे किससे बनते हैं? 3.2 Fibre. Activity 3. Take out a yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. Now, press one end of the yarn with your thumb. Scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4. Do you find that at this end the yarn splits up into thin strands? इस एक्टिविटी के लिए हम एक धागा लेंगे।
अब इस धागे के दोनों सिरे को अपने एक एक हाथों से पकड़िए। एक सिरे को अपने अंगूठे और उंगली के बीच में पकड़ लीजिए और दूसरे सिरे की तरफ अपने नाखून से खरोचिए, जैसा कि फिगर 3.4 में दिखाया गया है। आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है कि उस धागे के रेशे अलग अलग हो गए हैं, जैसे कि 3.5 में दिखाया गया है। You might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time, the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. Fabrics are made up of yarns, and yarns are further made up of fibers. Where do these fibers come from? The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk, and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. Cotton and jute are examples of fibers obtained from plants. Wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece of sheep or goat. It is also obtained from the hair of rabbits, yak, and camels. Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm. दोस्तों, कभी कभार जब आप सुई में धागा डालने का प्रयत्न करते हैं, तब आपने देखा होगा कि धागे का जो सिरा होता है, उसका जो एंड होता है, वह अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह धागे भी छोटे छोटे तंतुओं से बने हैं, छोटे छोटे फाइबर से बने हैं। कपड़ा बनता है धागों से, यानी कि यार्न्स से, और यार्न्स बनते हैं फाइबर्स यानी कि रेशों से। तो बच्चों, यह अलग अलग प्रकार के फाइबर्स आते कहाँ से हैं? कुछ कुछ कपड़ों के फाइबर्स जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क और वुल हमें नेचुरली मिलते हैं, यानी कि हमें पौधों से या जानवरों से मिलते हैं, तो इन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। कॉटन और जूट हमें पौधों से मिलते हैं, इसलिए इन्हें प्लांट ऑब्टेन्ड नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है, और वुल और सिल्क के फाइबर्स हमें जानवरों से मिलते हैं। बच्चों, वुल प्राप्त किया जाता है बकरियों के स्किन से, उनका जो फर होता है उससे ऊन के धागे बनाए जाते हैं। सिल्क के रेशे मिलते हैं सिल्क वर्म के ककून से। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plant or animal sources. These are called synthetic fibers. Some examples of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic. दोस्तों, हजारों सालों से सिर्फ यह नेचुरल फाइबर्स ही उपलब्ध थे कपड़े बनाने के लिए, लेकिन पिछले कुछ 100 सालों में हमने केमिकल्स के उपयोग से कुछ सिंथेटिक फाइबर्स बनाना भी सीखा है, जो हमें न तो प्लांट से मिलते हैं और ना ही एनिमल्स से। ऐसे फाइबर्स होते हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक वगैरह। तो चलिए अब देखते हैं कुछ अलग अलग प्रकार के प्लांट फाइबर्स, यानी कि पौधों से प्राप्त किए जाने वाले तंतु। 3.3 सम प्लांट फाइबर्स। कॉटन। Have you ever made wicks for oil lamps? What do you use for making these wicks? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts or pillows. Take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. यहाँ पौधों से प्राप्त होने वाला सबसे पहला फाइबर है कॉटन। बच्चों, क्या आपने कभी दिए के लिए बत्तियां बनाई है? दिए की बत्तियां बनाने के लिए हम रुई का उपयोग करते हैं। यह रुई हमारे गद्दे, रजाई, तकिए वगैरह में भी यूज की जाती है। अब हम रुई का छोटा सा गोला लेंगे, इसे 2 भागों में बांट दीजिए। आपको उसके किनारों पर क्या दिखता है? जब आप ध्यान से देखेंगे तब आपको वहां कुछ रेशे दिखेंगे। ये छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड्स रुई के फाइबर से बने हुए होते हैं। Where does this cotton wool come from? It is grown in the fields. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. Can you name some states of our country where cotton is grown? The fruits of the cotton plant, that is cotton balls, are about the size of a lemon. After maturing, the balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. Have you ever seen a cotton field that is ready for picking? It looks like a field covered with snow. From these balls, cotton is usually picked by hand. Fibers are then separated from the seeds by combining. This process is called ginning of cotton. Ginning was traditionally done by hand. These days, machines are also used for ginning. क्या आपको पता है कि यह रुई आती कहाँ से है? क्या आपको पता है कि यह रुई आती कहाँ से है? यह रुई आती है रुई के पौधे यानी कि कपास से। इसकी खेती हमारे देश में ऐसी जगहों पर की जाती है जहाँ का वातावरण थोड़ा गर्म हो, यानी कि वार्म क्लाइमेट हो, और वहाँ की मिट्टी काली हो। कपास के जो फल होते हैं उन्हें कॉटन बॉल्स कहा जाता है।
यह लगभग नींबू के साइज के होते हैं। एक समय के बाद यह बॉल्स फूट जाते हैं और इनमें से रुई के तंतु निकल आते हैं। क्या आपने कभी रुई के खेत देखे हैं जहां रुई एकदम तैयार हो? जब आप ऐसा कोई खेत देखेंगे तो वह ऐसा लगेगा कि मानो बर्फ गिर गई हो, जैसा कि फिगर 3.6 में दर्शाया गया है। इन कॉटन बॉल्स से रुई को हाथों से ही अलग किया जाता है। रुई के जो फाइबर्स होते हैं, जो तंतु होते हैं, उन्हें उनके बीज से अलग किया जाता है कोम्ब करके, और इस प्रोसेस को गिनिंग कहा जाता है। गिनिंग पहले के जमाने में हाथ से किया जाता था, आज हम उसके लिए मशीनों का भी उपयोग करते हैं। हाथ से कैसे गिनिंग किया जाता था वह फिगर 3.7 में दिखाया गया है। जूट Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. It is cultivated during the rainy season. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. The stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. The stems rot and fibers are separated by hand. To make fabrics, all these fibers are first converted into yarns. How is it done? अब हम देखते हैं जूट के बारे में। तो जूट के तंतु यानी कि जूट के फाइबर हमें कैसे मिलते हैं? हमें वह मिलते हैं जूट के पौधे से। जूट पौधा जब फ्लावरिंग स्टेज में होता है, यानी कि ऐसी स्थिति जब उसमें फूल आने वाले हो, तब उस पेड़ को काटा जाता है, उस प्लांट को काटा जाता है और उसका जो स्टेम होता है, उसकी जो थड़ होती है, उसे पानी में कुछ दिनों तक डुबो के रखा जाता है। ऐसा करने से उसके फाइबर्स अलग पड़ जाते हैं और फिर उन फाइबर्स का उपयोग किया जाता है धागा बनाने में। हमारे देश में जूट उगाया जाता है वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में। पेज 21, 3.4 स्पिनिंग कॉटन yarn. You can try making cotton yarn yourself. Activity 4. Hold some cotton wool in one hand. Pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Now, gently start pulling off the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to make a yarn? The process of making yarn from fibers is called spinning. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. तो 3.4 में हमें वह विधि बताई गई है कि जिससे हम फाइबर्स से धागा बना सकते हैं। एक्टिविटी 4 में हमें कहा गया है कि हमें एक हाथ में रुई पकड़नी है और उसे अपने अंगूठे और पहली उंगली की मदद से खींचना है थोड़ा सा, और उस खींचे हुए भाग को हमें घुमाते रहना है, जैसा कि फिगर 3.9 में दर्शाया गया है। क्या यह करके आपको एक धागा मिला? फाइबर्स से धागे यानी कि यान बनाने की विधि को स्पिनिंग कहा जाता है। इस दौरान फाइबर्स को इकट्ठा कर कर उसे ट्विस्ट किया जाता है, उसे मोड़ा जाता है, जिससे वह सारे फाइबर्स एक साथ आ जाते हैं और धागा बन जाता है। A simple device used for spinning is a hand spindle, also called takli. Another hand-operated device used for spinning is charkha. Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as a part of the independence movement. He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn, termed as khadi, and shun imported cloth made in the mills of Britain. To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. Spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarns are used for making fabrics. तो बच्चों, स्पिनिंग करने के कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है जिसमें हाथ से स्पिनिंग किया जाता है। तो हाथ से स्पिनिंग करने के लिए तकली नाम की एक चीज यूज करते हैं। वह सुई समान लंबी होती है, जैसे कि फिगर 3.10 में दिखाया गया है। इसके अलावा चरखा भी यूज होता है फाइबर से धागा बनाने के लिए। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने चरखे का महत्व हमें समझाया था हमारी आजादी के दौरान। आजकल स्पिनिंग ऑफ यार्न लार्ज स्केल पे किया जाता है, यानी कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में किया जाता है मशीनों की सहायता से। इनका स्पिनिंग करने के बाद यह धागों को यूज किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए। 3.5 yarn to fabric. There are many ways by which fabrics are made from yarns. The two main processes are weaving and knitting. Weaving. In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. Let us try to weave some paper strips. तो बच्चों, धागों से कपड़ा दो तरीकों से बनाया जाता है। एक को कहते हैं वीविंग और दूसरे को कहते हैं निटिंग। यह दोनों अलग अलग प्रकार की बुनाई है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वीविंग। आपने एक्टिविटी 2 में देखा होगा कि फैब्रिक बनाया जाता है दो अलग अलग धागों को जोड़कर।
इस अरेंजमेंट में धागों को रखने की विधि को हम वीविंग कहते हैं, यानी कि बुनाई। तो चलिए अब हम कागज की पट्टियों से वीविंग करना सीखेंगे। Activity 5. Take 2 sheets of paper of different colors. Cut square pieces of length and width equal to 30 cm from each sheet. Now fold both the sheets into half. On one sheet, draw lines as shown in the figure 3.12a and on the other as shown in figure 3.12b. Cut both the sheets along the dotted line and then unfold. Weave the strips one by one through the cuts in the sheet of paper as shown in figure 3.12c. Figure 3.12d shows the pattern after weaving all the strips. In a similar manner, 2 sets of yarn are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strips, of course. Weaving of fabric is done on looms. The looms are either hand operated or power operated. Activity 5 के लिए हम 2 कागज की शीट ले लेंगे। अब हम इन दोनों शीट को 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर की लंबाई और चौड़ाई के स्क्वायर में काट देंगे। अब इन दोनों शीट्स को हाफ में फोल्ड कर देना है, यानी कि आधा उनको बीच में से फोल्ड कर देना है। एक शीट पर लाइन ड्रॉ कीजिए जैसा कि फिगर 3.12a में दिखाया गया है और दूसरे पर जैसा 3.12b में दिखाया गया है। अब इन दोनों शीट को काट दीजिए उन लाइन के आधार पर। अब इन सारी स्ट्रिप्स को हम इन सारी पट्टियों को बुनेंगे, यानी कि उन्हें एक से दूसरे में पास करेंगे जैसा कि फिगर 3.12c में दिखाया गया है। फिगर 3.12d में आखिर में कैसा मैट बनता है, कैसा रिजल्ट आता है, वह दिखाया गया है। कुछ इसी प्रकार से धागों के 2 सेट को बुना जाता है कपड़ा बनाने के लिए। जो यार्न होते हैं, जो धागे होते हैं, वह हमारी कागज की पट्टियों से काफी पतले होते हैं। फैब्रिक का वीविंग यानी कि बुनाई लूम्स पर किया जाता है जैसा कि फिगर 3.13 में दिखाया है। लूम्स हाथों से भी चलाए जाते हैं और कुछ मशीनों से भी चलाए जाते हैं। Knitting. Have you noticed how sweaters are knitted? In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. Have you ever pulled the yarn from a pair of socks? What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. Knitting is done by hand and also on machines. Weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. These fabrics are used for a variety of clothing items. दूसरे प्रकार की बुनाई है knitting. बच्चों, क्या आपने कभी देखा है कि आपकी ऊन के स्वेटर किस प्रकार बनाए जाते हैं? वे केवल एक ही धागे से बनाए जाते हैं जैसा कि फिगर 3.14 में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि उसमें 2 सुई है किंतु धागा एक ही है। उस एक धागे से ही कपड़े का एक टुकड़ा बनाया जाता है। क्या आपने कभी फटे हुए मोजों का एक धागा खींचकर निकालकर देखा है? यदि आप ऐसा करें तो आपको पता चलेगा कि वह पूरा मोजा केवल एक धागे से बना हुआ था। निटिंग हाथों से भी किया जाता है और मशीनों से भी। अब निटिंग और वीविंग में फर्क क्या हो सकता है? फर्क यह है कि वीविंग में 2 धागों का उपयोग किया जाता है जबकि निटिंग में हमें केवल एक ही धागे की जरूरत होती है। पहेली wants to know if you have seen any fabrics that are made of the fibers on the outer covering of coconut. What are these fibers normally used for? तो चलिए अब तेजी से हमारे दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं और पहेली के इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहेली पूछ रही है कि क्या आप किसी ऐसे फैब्रिक के बारे में जानते हैं जो नारियल की बाहर की जो परत होती है उस पर पाए जाने वाले फाइबर से बनाया जाता है। जो नारियल की बाहर की परत होती है उसे साधारण भाषा में कॉयर कहा जाता है। इस कॉयर से धागे बनाए जाते हैं किंतु वह धागे काफी मोटे होते हैं। इन धागों से मोटी मोटी रस्सियां बनाई जाती है और उसके अलावा इसका उपयोग किया जाता है हमारे गद्दों में। जो मैट्रेसेस होते हैं उसमें नारियल का जो कॉयर होता है उसका उपयोग किया जाता है। 3.6 History of clothing material. Have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. बच्चों, क्या आपने कभी यह नहीं सोचा कि पुराने जमाने में लोग क्या कपड़े पहनते थे? ऐसा समय जब हमें पता भी नहीं था कि हम कैसे फाइबर से कपड़ा बना सकते हैं, उस समय में हमारे पूर्वज कपड़े कैसे पहनते थे? ऐसा कहा जाता है कि उस समय वे बड़े बड़े पेड़ों के जो बड़े बड़े पत्ते होते थे और उनकी जो बार्क होती थी, उनकी जो परत होती थी, बाहर की परत उनके ट्रंक की, उससे कपड़े बनाकर पहनते थे। इसके अलावा
वे अलग अलग जानवरों की जो चमड़ी होती थी उससे अपने कपड़े बनाते थे. After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. Vines, animal fleece or hair were twisted together into long strands. These were woven into fabrics. The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga. Flax is also a plant that gives natural fibers. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near river Nile and were used for making fabrics. In those days, stitching was not known. People simply draped the fabrics around different parts of their body. Many different ways of draping fabrics were used. With the invention of sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes. Stitched clothes have gone through many variations since this invention. But it is not amazing that even today, sari, dhoti, lungi or turban is used as an unstitched piece of fabric. बच्चों, जब हमारे पूर्वज एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज यानी कि कृषियों के समूह में जब वे बसने लगे, तब उन्होंने सीखा कि कैसे वे पतली घास और झाड़ की जो पतली पतली टहनियां होती है उनकी बुनाई कर कर टोकरियां कैसे बना सकते हैं वे उन्होंने सीखा. जो वेल वाले पौधे होते हैं जिनमें वेलियां उगती है, उन पौधों की जो टहनियां होती है, जो डंडी होती है, उनसे अथवा जानवरों की चमड़ी पर पाए जाने वाले जो रेशे होते हैं उनको साथ में जोड़कर हमारे पूर्वजों ने धागे बनाना सीख लिया. फिर इन धागों से उन्होंने कपड़ा बनाना भी सीख लिया. हमारे भारत में जो हमारे पूर्वज थे वे कॉटन यानी कि सूती का बना हुआ कपड़ा पहनते थे. तो बच्चों, यह कॉटन के पेड़ यानी कि कपास हमारे भारत में कहाँ उगाया जाता था? यह उगाया जाता था गंगा नदी के किनारे. फ्लैक्स नाम का भी एक पौधा है जिससे हमें नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं. एंशिएंट इजिप्ट यानी कि पुराने जमाने जो था वहां पर भी कॉटन और फ्लैक्स कल्टीवेट किया जाता था यानी कि उगाया जाता था नाइल नदी के किनारों पर और उसका उपयोग किया जाता था कपड़े बनाने के लिए. बच्चों, उन दिनों लोगों को सिलाई करना नहीं आता था. वे लोग केवल उस कपड़े को अपने शरीर पर ढक देते थे. जब सिलाई की सुई का आविष्कार हुआ तब लोगों ने सीखा कि किस प्रकार कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर वस्त्र बनाए जा सकते हैं. जब से यह आविष्कार हुआ है तब से हमारे पहने जाने वस्त्रों में बहुत अलग अलग प्रकार की विभिन्नता हमने देखी है. किंतु क्या आपको यह आश्चर्यचकित नहीं लगता कि आज के जमाने में, आज के युग में भी हम कुछ प्रकार के हमारे जो कपड़े होते हैं उनमें बिना सिया हुआ कपड़ा यूज करते हैं, जैसे कि साड़ी, धोती, लुंगी, पगड़ी. इन सारी चीजों में हम कपड़े को सीलते नहीं. हम हमारे वस्त्र बनाने के लिए इन सारी चीजों में सिलाई का उपयोग नहीं करते. Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. हमने पहले 2 चैप्टर में देखा कि किस प्रकार हमारे भारत में हर अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार का खाना खाया जाता है. इसी प्रकार हर राज्य में, हर अलग देश में पहने जाने कपड़ों की और वस्त्रों में विभिन्नता होती है. पेज नंबर 23 पर एक चित्र दिखाया गया है. यहाँ लिखा है कॉटन रोल्स, गिनिंग, फाइबर, स्पिनिंग, यार्न, निटिंग एंड वीविंग और नीचे लिखा है फैब्रिक. तो बच्चों, यहाँ प्रोसेस दिखाया गया है कि कैसे पौधे से कपड़ा बनाया जाता है. तो सबसे पहले कॉटन रोल्स यानी कि जो रुई है जो हमें पौधों से मिली है वह ली है, उसका गिनिंग किया जाता है यानी उसको कोम कर कर उसका गिनिंग किया जाता है. सीड्स और कॉटन के फाइबर्स को अलग किया जाता है. फिर उससे हमें मिल गए रेशे यानी कि फाइबर्स. अब इन फाइबर्स का स्पिनिंग किया जाता है. स्पिनिंग करके धागे बनाए जाते हैं यानी कि यार्न. अब इस यार्न को 2 अलग अलग तरीकों से बुना जाता है. एक है निटिंग और दूसरा है वीविंग. इन दोनों प्रकार की बुनाई से हमारे पास कपड़ा तैयार मिल जाता है. तो यहाँ यह था प्रोसेस कि किस प्रकार हमें पौधे से वस्त्र मिला. कीवर्ड्स: कॉटन वुल, फैब्रिक, फाइबर, knitting, spinning, weaving, yarn. Summary: there is a variety of clothing material or fabric such as cotton, silk, wool and polyester. Fabrics are made from yarns which in turn are made from fibers. Fibers are either natural or synthetic. Cotton, wool, silk and jute are some natural fibers, while nylon and polyester are some examples of synthetic fibers. Fibers like cotton and jute are obtained from plants. The process of making yarn from fibers is called spinning. Fabric from yarns is made by weaving and knitting. अब सारांश में देख लेते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा. हमने देखा कि वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे कि जूट, सूती, रेशमी, पॉलिएस्टर वगैरह.
वस्त्र बनते हैं धागों से और धागे बनते हैं फाइबर्स यानी कि तंतुओं से। तंतु या तो नेचुरल हो सकते हैं या फिर सिंथेटिक हो सकते हैं। नेचुरल फाइबर्स की एग्जांपल हमने देखे सिल्क, कॉटन, जूट और वुल, और सिंथेटिक फाइबर्स में हमने देखा नायलॉन, पॉलिएस्टर वगैरह। कॉटन और जूट जैसे तंतु हमें पौधों से मिलते हैं। फाइबर्स से धागे बनाने की रीत को हम स्पिनिंग कहते हैं और धागों की बुनाई से हम वस्त्र बनाते हैं। एक्सरसाइजेस, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। अब यहाँ कुछ फाइबर्स के नाम दिए गए हैं, हमें उन्हें दो हिस्सों में बांटना है, नेचुरल और सिंथेटिक। हमने पेज नंबर 19 और 20 पर कुछ एग्जांपल्स देखे थे नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स के, तो उसी के आधार पर हम यह फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और हमें बताना है कि वे सही है या फिर गलत। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। बच्चों हमें पता है कि रेशों को जोड़कर उसका स्पिनिंग कर हम धागे बनाते हैं, तो यह वाक्य सही है। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। आपको पता है कि स्पिनिंग से हम फाइबर्स को साथ में जोड़ते हैं, तो स्पिनिंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, इसलिए वाक्य बी गलत है। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। बच्चों क्या जूट हमें नारियल से मिलता है? नहीं ना, हमें तो जूट के पौधे से मिलता है, तो यह वाक्य गलत है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, तो यह सही वाक्य है। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। धागों को बुनकर हमें कपड़ा मिलता है, तो यह वाक्य सही है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। क्या हमें रेशम यानी कि सिल्क पौधों से मिलता है? नहीं ना, हमने देखा था कि हमें सिल्क वर्म से मिलता है, तो वे हमें जानवर से मिलता है, इसलिए यह वाक्य गलत है। पॉलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। पॉलिएस्टर नेचुरल फाइबर? नहीं, पॉलिएस्टर तो सिंथेटिक फाइबर है, तो फिर यह वाक्य हुआ गलत। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश। तो चलिए हम जल्दी से सोचते हैं कि प्लांट फाइबर्स यानी कि पौधों से मिलने वाले तंतु कौन से हैं। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि कॉटन और जूट हमें पौधे से मिलते हैं, तो हम यहाँ कॉटन और जूट लिख देंगे। एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश। बच्चों जानवरों से मिलने वाले तंतु कौन से हैं? तो उसमें से एक तो है सिल्क, जो हमें सिल्क वर्म्स के ककून से मिलता है, और दूसरा है बकरी, जो बकरी की जो फर होती है उससे हमें वुल मिलता है, तो यहाँ हम सिल्क वर्म और शीप लिख देंगे। फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। इसका जवाब आप ढूंढेंगे पेज नंबर 20 पर। नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। तो बच्चों कोकोनट यानी कि नारियल का जो खोल होता है उस पर पाए जाने वाले जो फाइबर्स होते हैं उनसे बनी हुई कोई भी दो चीजों के नाम आप लिखेंगे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। तो बच्चों हमें पता है कि किस प्रकार फाइबर यानी कि तंतुओं से धागा बनाया जाता है, तो हम इस क्वेश्चन के जवाब में वह प्रोसेस लिख देंगे। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। अब बच्चों यहाँ बूझो कुछ सोच रहा है। बूझो knows that burning of cotton yarn gives an odor similar to burning paper. He is wondering if he can assume that paper is also made from plants. बच्चों बूझो को पता है कि कपड़ा जलाने पर और कागज जलाने पर जो बदबू आती है वो एक समान ही होती है, तो अब वह सोच रहा है कि क्या वह ये मान सकता है कि कागज भी पौधों से बना हुआ है। इसका उत्तर आप अपने आप सोचेंगे और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।